हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 ऑफ +1 अकाउंटेंसी दैट इज जर्नल उसका तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड और अपलोड किया था। आज की इस क्लास में हम लोग इसका चौथा लेक्चर रिकॉर्ड और अपलोड करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, मैं अभी आपको आज का लेक्चर की कवरेज कराऊं तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर कवर किया था, जब हम लास्ट लेक्चर कर रहे थे, तो मुझसे एक छोटी सी ना सिली मिस्टेक हो गई थी। तो मैं आपको पहले वो सिली मिस्टेक करेक्ट कर देता हूँ। वो सिली मिस्टेक क्या थी, देखिए ये अभी आप मेरी स्लाइड पर ये एंट्री जो देख रहे हैं, पेड टू शाम बाय चेक ₹22,500। हमने शाम को ₹22,500 की पेमेंट चेक से करी, यानी कि हमने उसको बैंक से पेमेंट करी। और इससे पहले हमने 13 अप्रैल को शाम से गुड्स बॉट करे थे ₹22,500 के। अप्रैल 13 बॉट गुड्स फ्रॉम शाम। ठीक है जी। तो मुझसे गलती क्या हुई थी, मैंने इस 28 अप्रैल की जो एंट्री थी, मैंने इसको पेड सैलरी बाय चेक पढ़ लिया गलती से, जबकि ये सैलरी नहीं है। ये लिखा हुआ है जी पेड टू शाम बाय चेक। हमने शाम को चेक से पेमेंट करी है। तो ठीक है जी। तो मैंने जब इसको सैलरी पढ़ लिया था तो मैंने इसकी ये एंट्री पास करी थी 28 अप्रैल को। मैंने सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट पास कर दी थी। मुझे लगा सैलरी बैंक से पे किया, लेकिन ये सैलरी नहीं है, हमने शाम को पेमेंट करी है बैंक से। ठीक है जी। तो इसकी हमने शाम, हमारा इसकी जो करेक्ट होगी एंट्री होगी वो होगी शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। शाम का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि शाम से पहले हमने गुड्स बॉट करे थे उधार पर, तो शाम को हमने क्रेडिट किया था। ठीक है जी। अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है, तो अब हम उसके क्रेडिट को रिवर्स करेंगे, यानी कि हम उसने पहले क्रेडिट किया था, हम उसको डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर शाम का अकाउंट डेबिट होगा ₹22,500 से और बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है जी। ओके जी। और एक छोटी सी मिस्टेक और भी थी। हमने इस स्लाइड पर आप देखिए 9 अप्रैल को देव एंड कंपनी रिटर्न गुड्स बीइंग दे आर डिफेक्टिव। हमने दे हमने 8 अप्रैल को देखिए देव एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड करे थे ₹75,000 के। उसने 9 अप्रैल को ₹15,000 के गुड्स जो है वापस कर दिए हमारे को। ठीक है जी। तो उसने हमारे को सेल रिटर्न कर दी। तो जब सेल रिटर्न की एंट्री हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू देव एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। एक्चुअली इस एंट्री में कोई कमी नहीं है, ये एंट्री ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लेजर खोला जाएगा वो सेल का नहीं, सेल्स रिटर्न का लेजर खोला जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 15,000 टू देव एंड कंपनी। ठीक है जी। एक्चुअली कंपनीज में होता क्या है, वो सारी सेल्स का इकट्ठा करती है, फिर सारी सेल रिटर्न का एक लेजर खोलती है, टोटल सेल रिटर्न करती है, टोटल सेल्स में से टोटल सेल रिटर्न माइनस करती है। तो इसलिए हम सेल के, जब कोई सेल आपकी रिवर्स हो जाती है, सेल आपकी रिटर्न हो जाती है, तो हम सेल्स रिटर्न का लेजर खोलते हैं। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेजर खोला जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। चलिए, तो मैं आपको आज के लेक्चर पर ले चलता हूं। आज के इस लेक्चर को आप मेरी स्लाइड पर देखिए। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं एक सेकंड में। ठीक है जी। तो हम लोगों ने सब टॉपिक जो देख रहे हैं, जर्नल फीचर, एडवांटेजेस, स्टेप्स, फॉर्मेट, रूल्स, एग्जांपल, सिंगल कंपाउंड, सिंगल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ये सब कर लिया था। हम लोगों ने कुछ एक इलिस्ट्रेशंस कवर की थी। इलिस्ट्रेशंस के बाद कुछ एक जर्नल एंट्रीज हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शन में आप लोग कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है जी। तो हम ये टॉपिक आज कवर करेंगे, डिस्काउंट एंड रिपेड और बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड का। ये 3 टॉपिक आज कवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है जी। तो आइए, मेरी स्लाइड, आज का सबसे पहला टॉपिक डिस्काउंट एंड रिबेट। जब कोई बिजनेस किसी को डिस्काउंट देता है या फिर बिजनेस किसी से डिस्काउंट ले लेता है, तो उस एंट्रीज को हम किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होता है, ये सब चीज आइए देखते हैं। देखिए, ये डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट का वर्ड इतना कोई नया शब्द नहीं है कि आप लोगों ने ना सुना हो। ठीक है जी। डिस्काउंट के वर्ड से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। तो डिस्काउंट क्या है जी, किसी को प्राइस में छूट दे देना, वो डिस्काउंट कहलाता है। आप अपनी दुकान पर कुछ माल रखा है, आप अपनी दुकान पर माल आपकी सेल कम हो रही है, तो आप
कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं और कहते हैं जी इससे हमारी सेल बढ़ जाती है, डिस्काउंट देने से माल सस्ता हो जाता है और हमारी सेल बढ़ जाती है। तो वही है जी डिस्काउंट का, डिस्काउंट का मतलब भी यही है। तो सबसे इसकी पहली लाइन ही पढ़ते हैं। इसकी सबसे पहली लाइन कहती है जी डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय सेलर ऑफ गुड्स एंड इट कैन बी ऑफ 3 टाइप। डिस्काउंट क्या है जी? डिस्काउंट क्या है? आपने माल में छूट दे दिया, अपने पैसों में छूट दे दिया, आपने पैसे कम कर दिया, आपने अलाउंस दे दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया, तो अलाउंस वो छूट देना आपका डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट 3 प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ठीक है जी। देखिए मैंने ये तीनों टॉपिक ना टेबुलर फॉर्म में कवर किए हैं ताकि आप इन तीनों टॉपिक को एक साथ समझें। पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा था, फिर मैं कैश डिस्काउंट पढ़ा था, फिर मैं रिबेट पढ़ा था। तो आप ना पेजेस ही पलटते रह जाते हैं। एग्जाम्पल को भी मैंने इस तरीके से कोरिलेट करा है कि आप बड़ी इजिली तीनों को एक ही टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो तीनों को एक साथ उठा पाएंगे और एक साथ समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए जी ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट सिंपली जब हम सेलिंग प्राइस में रिडक्शन दे देते हैं। कोई एक आइटम है, मान लेते हैं ये पेन का प्राइस 10 रुपए था, मैंने 10 रुपए ना करके मैंने कहा मैं इसमें छूट दे रहा हूं, मैं इसमें डिस्काउंट देता हूं, आप मेरे से 8 रुपीज का ये पेन ले लीजिए, तो ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए होता है जी? ट्रेड डिस्काउंट जर्नली मान लेते हैं मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं मैन्युफैक्चरिंग है और मेरे पास जो है ना होलसेलर माल लेने आते हैं, तो होलसेलर को मैं एमआरपी पर, लिस्ट प्राइस पर या कैटलॉग प्राइस पर माल नहीं बेचता हूं। मैं उन्हें कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दे करके माल बेचता हूं, जिससे आगे जाकर के वो अपनी शॉप में लिस्ट प्राइस पर माल, वो आगे लिस्ट प्राइस पर माल बेचेंगे तो वो 2 पैसा मेरे से डिस्काउंट ले लिया लिस्ट प्राइस पर, आगे वो लिस्ट प्राइस पर बेचेंगे तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। तो मेरे से या कोई सेलर से जब कोई बल्क में माल परचेज करने आता है तो बल्क में माल परचेज करने के कारण उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जनरली ये सेलर देता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर जो आगे रिटेल में माल बेचते हैं उनको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है जी। और ट्रेड डिस्काउंट जर्नली क्या होता है जी? ट्रेड डिस्काउंट ना कोई फिक्स्ड पर किसी का फिक्स्ड परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। मान लेते हैं ये 10 रुपए का पेन है, इसको मैंने क्या दिया 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, एक मैंने फिक्स प्राइस कर दिया, फिक्स परसेंटेज कर दी। जनरली जो है ना ट्रेड डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में ही दिए जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन वहीं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो कैश डिस्काउंट क्या है जी? देखिए मैं ट्रेड डिस्काउंट के कुछ पॉइंट यहां पर लिख देता हूं। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है गिवन व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन बल्क। जब हम बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है। और ये कैसे दिया जाता है? एज ए फिक्स्ड परसेंटेज दिया जाता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। कोई भी आपका लिस्ट प्राइस है, एमआरपी है जो लिस्ट में प्राइस है, या फिर आपने कोई प्राइस की कैटलॉग बना रखी है। ठीक है जी। कैटलॉग बना के रखते हैं जनरली हम प्राइस की एक A4 शीट में ना, हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें उसका प्रोडक्ट की कैटलॉग में उसका प्राइस मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। तो वो कैटलॉग हमने बना रखी है, तो वो कैटलॉग लिस्ट या जो वो कैटलॉग हम बना के रखते हैं उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है जी। और मैं इसका फीचर बताऊं ना, अब आगे जब मान लेते हैं मैंने 10 रुपीज पर पेन के हिसाब से मेरे पास कोई पेन लेने आया 1000 पीस, मैंने इसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि मेरे 9000 रुपीज बनते थे, मैंने 9000 माइनस के 900 रुपीज करके ना मैंने इसको 8100 रुपीज में गुड सेल कर दिया। अब मैं जब अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड करूंगा, मैं तो सेल जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो मैं 8100 रुपीज की आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। और जो जिसने गुड्स परचेज किया होगा वो अपनी गुड्स में जब परचेज रिकॉर्ड करेगा तो वो परचेज 8100 रुपीज की रिकॉर्ड करेगा, परचेज की एंट्री वो 8100 रुपीज की करेगा, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो प्राइस आता है वही प्राइस को हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज ए सेल वैल्यू और एज ए परचेज वैल्यू। ठीक है जी। वहीं मैं अगर कैश डिस्काउंट की बात करूं तो कैश डिस्काउंट क्या होता है जी? कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से अलग होता है। कोई आपसे बल्क में माल परचेज करने आया इसलिए आप उसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं देते हैं, आप वो कहते हैं जी तुम मुझसे ट्रेड डिस्काउंट लेना चाहो तो ले लो, लेकिन कल को जो तुम मेरे को पेमेंट करोगे ना, मेरे को शॉर्ट पीरियड में पेमेंट कर दो। आप मेरे को 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दो या 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको कुछ कैश डिस्काउंट दूंगा।
ठीक है जी, जनरली मैं अपने लोगों को 3 महीने के लिए के लिए बोलता हूं, आप मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपने 1 महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर आपने मेरे को पेमेंट कर दी तो आपने जितने पैसे मुझे देंगे उस पैसों के ऊपर मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट दूंगा। ठीक है जी, तो ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये एक तरीके का अलाउंस है, और ये अलाउंस दिया जाता है फॉर अर्ली पेमेंट। कोई भी हमारे को जब अर्ली पेमेंट आ जाती है, पेमेंट जल्दी दे देता है, तो उसको हम कहते हैं तू थोड़ा सा कैश डिस्काउंट ले ले क्योंकि तूने हमारे को जल्दी पेमेंट दे दी। ठीक है जी, वही रिबेट की मैं बात करूं तो रिबेट ना ही कैश डिस्काउंट से भी अलग है और ट्रेड डिस्काउंट से भी अलग है। रिबेट जर्नली क्या होता है जी, मान लेते हैं मैंने किसी को अपनी गुड्स सेल कर दी, और मैंने गुड्स जब इसको सेल कर दी तो उसने परचेजर ने मेरे को फोन करके कहा जी आपने मेरे को जो गुड्स सेल करी थी उसमें से ना कुछ पीसीज में डिफेक्ट है जी, वो मार्केट में मेरी बिकेंगी ही नहीं या मार्केट में कम प्राइस पर बिकेंगी आगे जाकर के। तो आप उसको कहते हैं जी आप मुझे वो जो डिफेक्टिव गुड्स वापस मत कीजिए, उस डिफेक्टिव गुड्स का मैं आपको बदले कुछ रिबेट दे देता हूं। अगर मान लेते हैं वो 5,000 रुपए की डिफेक्टिव गुड्स थी तो आप मुझे 5,000 रुपए उसके मत पे करके 2,500 रुपीज ही पे कर दीजिए। तो मैंने उसको 2,500 रुपीज की रिबेट दे दी। अब मेरे को उसने जो पेमेंट करनी है वो रिमेनिंग 2,500 रुपीज की पेमेंट करनी है। ठीक है जी, बस यही रिबेट है। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट में फिर से समराइज कर दूं, जब कोई आपसे गुड्स बल्क में खरीदता है तो आप उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब आपको कोई अर्ली पेमेंट करता है तो आप अर्ली पेमेंट के बदले में उसको कुछ कैश डिस्काउंट दे देते हैं। रिबेट क्या होता है जी, रिबेट जब आपने किसी को गुड्स सेल करी और वो गुड्स सेल करने के बाद वो कुछ कुछ गुड्स आपकी डिफेक्टिव निकल आती है तो आप बायर को कहते हैं जी तुम मुझे गुड्स वापस मत करो, मुझसे आप कुछ छोटा मोटा रिबेट ले लो, ठीक है, लेकिन गुड्स वापस मत करना। ठीक है, तो ये होती है रिबेट, ये इन तीनों कारणों से दी जाती है। आइए अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। कहते हैं जी ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। इट इज जनरली अलाउड व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और इट इज अलाउड टू द परचेजर व्हेन गुड्स आर व्हेन इट इज अलाउड और इट इज अलाउड टू द परचेजर हु सेल्स द गुड्स फर्दर। ठीक है जी, वही होलसेलर ही आगे गुड्स को सेल करता है ना, किसी होलसेलर को दे देते हैं ताकि होलसेलर भी आगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा ले। तो वही कह रहा है जी सेलिंग प्राइस में रिडक्शन कर देते हैं, जब कोई ज्यादा क्वांटिटी खरीदने आता है तो उसको दे देते हैं, या कोई होलसेलर आता है जो आगे गुड्स को सेल करता है उसको दे देते हैं। और कह रहा है जी ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर्स और एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है जी, जो भी आपके गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है या कैटलॉग प्राइस होता है उसी पर हम एक फिक्स परसेंटेज दे देते हैं जी, इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतना डिस्काउंट है, इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतना परसेंटेज डिस्काउंट है, एक फिक्स परसेंटेज के रूप में ये दिया जाता है। ठीक है जी, वही कैश डिस्काउंट की बात करूं तो कैश डिस्काउंट के लिए बोलते हैं जी व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट हो जाए इसलिए हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। हमारी अगर वो पेमेंट जल्दी कर देगा तो हम उसको कुछ कैश डिस्काउंट दे देते हैं। इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट रिसीव्ड नॉर्मली एज ए परसेंटेज से 2%। ठीक है जी, जितने अमाउंट की वो जल्दी पेमेंट करेगा उतने अमाउंट पर हम उसको कैश डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है जी, ओके, सिंपल सी बात है जी। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी, जब हम पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आपकी कितनी पेमेंट ड्यू हो जाती है, उस पेमेंट जो ड्यू होती है उस पेमेंट के ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ठीक है जी, रिबेट पढ़ते हैं। रिबेट के लिए कह रहे हैं रिबेट इज आल्सो ए डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स बट फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इज अलाउड। कह रहे हैं जी जिस रीजन से आपने ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करा है या फिर जिस रीजन से आपने कैश डिस्काउंट अलाउड करा है, उन दोनों रीजन के अलावा आप रिबेट देते हैं कस्टमर को। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट देने का रीजन अलग है, कैश डिस्काउंट देने का रीजन अलग है और रिबेट का रीजन अलग है। अब रिबेट है क्या जी, रिडक्शन में भी अलाउड इन द सेम वैल्यू ड्यू टू एनी रीजन लाइक पुअर क्वालिटी, एक्सेस सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है जी, रिबेट किस लिए देते हैं, जब आप अपने गुड्स को सेल करते हैं तो आप गलती से सेलर को कुछ एक्सेस क्वांटिटी में गुड्स भेज देते हैं गलती से। ठीक है जी, आप बायर को कहते हैं अरे यार तुम मुझे गुड्स वापस देने आओगे, वही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाएगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ेगा, इसके बदले में तो तुम मेरे से रिबेट ले लो और जो मैंने तुमको एक्सेस क्वांटिटी का गुड्स सेल कर दिया है वो तुम अपने पास ही रख लो। ठीक है जी, इससे मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फालतू का बच जाएगा। तो आप जब सामने वाले पार्टी को कुछ एक्सेस
गुड्स दे देते हैं या फिर आप उसको कुछ गलती से डिफेक्टिव गुड्स दे देते हैं, पुअर क्वालिटी का गुड्स दे देते हैं, तो आप उसको कहते हैं यार तुम मुझे गुड्स वापस मत करो, तुम मुझसे कुछ रिबेट ले लो इस एक्सेस क्वालिटी के, इस एक्सेस क्वांटिटी के बदले में या फिर पुअर क्वालिटी के बदले में। ठीक है जी। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ये टॉपिक है जी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्या किस तरीके से एंट्री पास की जाती है। ठीक है जी। तो देखिए जी, ट्रेड डिस्काउंट के लिए ना कोई सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है। टोटल सेल वैल्यू में से मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपए की सेल वैल्यू है, 10,000 रुपए का मैंने किसी को ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो मैं टोटल 90,000 रुपीज की सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है जी। परचेजर भी ऐसा ही करेगा। परचेजर 1 लाख रुपए का उसके लिए गुड्स था, 10,000 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो परचेजर 90,000 रुपीज की परचेज वैल्यू अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी। सिंपल सी बात है, रिपीट कर दूं, इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है, सिंपल ये सेल वैल्यू से ही रिड्यूस हो जाता है। वही कैश डिस्काउंट क्या होता है जी, कैश डिस्काउंट बोलता है इसके लिए आपको सेपरेट एंट्री पास करनी जरूरी है। कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग सेपरेट एंट्री पास करते हैं। सेपरेट एंट्री आर पास्ड इन ईच एंड एवरी केसेस। ठीक है जी। और जो पार्टी आपको डिस्काउंट दे रही है, जो पार्टी आपको डिस्काउंट दे रही है, डिस्काउंट अलाउड कर रही है, उसके लिए ये एक एक्सपेंसिव है। ठीक है जी। उसके लिए वो एक एक्सपेंसिव है। इसी केस में मैं लेता हूं 90,000 रुपीज का उसने सेल वैल्यू होगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब उसने हमारे को मौके पर उसी वक्त हमारे को पेमेंट कर दी, या कुछ 4-5 दिन में ही पेमेंट जल्दी हमारे को करा दी, तो हमने उसको कहा तुमने हमारे को जल्दी पेमेंट कर दी, तो मैं तुम्हें 9,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट और ले जाओ तुम मुझसे। 9,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट के बाद इसकी टोटल वैल्यू होगी 81,000 रुपीज। ठीक है जी। जो टोटल सेल की वैल्यू होगी वो तो 90,000 ही होगी। 90,000 में से हम 9,000 रुपीज की अलग से एंट्री पास करेंगे कैश डिस्काउंट के रूप में, और जिसने वो कैश डिस्काउंट दिया है वो इसको एक एज एक्सपेंडिचर दिखाएगा, उसके लिए वो एक लॉस हो गया, यानी उसके लिए वो एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक लॉस है, तो कैश डिस्काउंट को डेबिट करेगा। ठीक है जी। सेल की वैल्यू तो 90,000 ही रहेगी और कैश डिस्काउंट को अलग से मेंशन करेंगे एंट्री के रूप में। ठीक है जी। वही मैं अगर बात करूं जिसको डिस्काउंट रिसीव हो गया, मान लेते हैं किसी ने गुड्स परचेज करी थी 90,000 रुपीज की, उसने जल्दी पेमेंट कर दी, तो 9,000 रुपीज का उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो वो टोटल अपनी बुक्स में जब परचेज की वैल्यू रिकॉर्ड करेगा तो वो टोटल 90,000 ही परचेज की वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, लेकिन वो 9,000 रुपीज जो उसको अलग से कैश डिस्काउंट मिल गया, उसको वो कैश डिस्काउंट के रूप में अलग से एंट्री पास करेगा। अब उसके लिए जिसने गुड्स परचेज कराया है, जिसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसके लिए ये 9,000 रुपीज इनकम है, इसलिए वो इस 9,000 रुपीज को एक इनकम के रूप में दिखाएगा। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा आपका। ठीक है जी। वही मैं अगर रिबेट पर आ जाऊं, तो रिबेट भी जैसे हम लोग कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे उसी तरीके से हम रिबेट की एंट्री भी करते हैं, यानी कि रिबेट भी आपको सेपरेट एंट्री पास करनी होती है। ठीक है जी। सेपरेट एंट्री पास करनी होती है। ओके, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, रिबेट में कई बार सेपरेट एंट्री पास नहीं भी करते, तो मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ डिटेल में। ठीक है जी। आइए अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कहते हैं जी, रिकॉर्डिंग और सेपरेट एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री सेपरेटली हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेल्स वैल्यू आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू बाय द सेलर, दैट मींस सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेल की वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने पर जो वैल्यू आती है वही सेल्स के रूप में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सिमिलरली परचेजेस आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू बाय परचेजर, दैट इज परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। परचेजर क्या करेगा, परचेजर भी नेट वैल्यू पर परचेज रिकॉर्ड करेगा, यानी कि परचेज में से वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने पर जो वैल्यू आएगी उतने अमाउंट से वो परचेज की एंट्री पास करेगा, कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है जी। अब कैश डिस्काउंट के लिए बोलते हैं जी। कैश डिस्काउंट के लिए कह रहे हैं जी, इसकी रिकॉर्डिंग और सेपरेट एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ परचेजर एंड सेलर। चाहे वो गुड्स का परचेजर हो चाहे वो सेलर हो, दोनों के दोनों अपनी बुक्स में सेपरेट एंट्री पास करते हैं कैश डिस्काउंट के लिए।
ठीक है जी, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट दैट इज सेलर एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग द डिस्काउंट दैट इज परचेजर। देखिए सेलर जो आपको कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है उसके लिए वो एक लॉस हो गया है, उसके लिए वो एक एक्सपेंसिव है, ठीक है जी। इसलिए सेलर के लिए अगर वो एक एक्सपेंसिव है तो वो इसको डेबिट करेगा, ठीक है जी। इसलिए जब भी हम एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट अलाउड की हम लोग एंट्री पास करेंगे तो वो डेबिट होगी। वही परचेजर जिसको डिस्काउंट रिसीव हो गया उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्रेडिट में लिखा जाएगा, ये आपका डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है जी। आइए जी अब रिबेट के लिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं जी यूजुअली नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर द रिबेट जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। कह रहे हैं जी जर्नली हमें जैसे ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम सेपरेट एंट्री पास नहीं करते ना, उसी प्रकार हमें रिबेट के लिए भी सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। However, if a rebate is allowed after the entry for the sale of goods has already been passed, then a separate entry will be required in the books of seller as well as purchaser। देखिए इस बात को समझिए, जर्नली रिबेट क्या होता है जी, मान लेते हैं कोई आपसे गुड्स परचेज करने आया, आप सेलर हैं, आपने कहा जी ये मेरे से आप गुड्स ले जाओ, मैं आपको ना 10 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपीज की क्वांटिटी 10,000 रुपीज का आप मेरे से ये गुड्स ले जाओ, इसके अलावा मेरे पास कुछ एक डिफेक्टिव गुड्स भी हैं, आप लेना चाहें, छोटा सा डिफेक्ट है जी, इतना पता नहीं लगता है उसमें, आप अपने कस्टमर को आसानी से बेच पाएंगे, आप कस्टमर को आगे डिस्काउंट दे देना। तो आपने क्या करा, 10,000 यूनिट 10,000 यूनिट को 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपने 5,000 रुपीज को आपने उसको बेच दिया, ठीक है। ये जो थे ना आपकी डिफेक्टिव गुड्स हैं और ये आपकी नॉर्मल गुड्स हैं, परफेक्ट गुड्स हैं यानी कि। तो आपने जब कोई आपसे माल खरीदने के लिए आया, आपने उसी वक्त उसको बता दिया आप मुझसे कुछ डिफेक्टिव गुड्स लेना चाहते हैं तो मेरे से डिफेक्टिव गुड्स ले लीजिए, मैं आपको सस्ते दामों पर दे दूंगा। अगर आपने उसको उसी वक्त बता करके गुड्स सेल कर दिया डिफेक्टिव, तो आपको इसकी सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन वही मैं दूसरा केस बनाऊं, दूसरे केस में आपके पास कोई आया आदमी, आपने उसको 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 2,000 यूनिट्स गुड्स सेल कर दिया, यानी कि 20,000 रुपीज की आपने सेल वैल्यू में आपने गुड्स को सेल कर दिया। लेकिन क्या हुआ, वो अपने घर गया, वो अपनी फैक्ट्री पर गया तो उसने देखा जी, उसने क्या देखा, आउट ऑफ दिस 2,000 यूनिट 1,000 यूनिट्स तो है ना डिफेक्टिव निकल आई हैं, ठीक है। तो उसने सेलर को फोन मिलाया, क्या उसने कहा जी अरे आपने मेरे को 1,000 यूनिट जो है ना डिफेक्टिव गुड्स दे दी, आप अपने वापस ले जाओ जी, मेरी फैक्ट्री से वापस उठवा दो, आपकी गलती है मेरी गलती नहीं है। तो आपने सेलर ने उसको कहा यार तुम मुझे ये गुड्स वापस मत दो, हम एक काम करते हैं, तुम मेरे को 1,000 रुपीज के लिए ना, तुम मैं 1,000 रुपीज का तुम मेरे से डिस्काउंट ले लो, इस 1,000 यूनिट पे तुम मुझे केवल 10,000 रुपीज, केवल 5,000 रुपीज पे कर दो, और जो बाकी के नॉर्मल 1,000 यूनिट थे उस पर मुझे 10,000 रुपीज नॉर्मल प्राइस पे कर देना, ठीक है जी। तो टोटल 15,000 रुपीज यहां पर भी निकल करके आ गया और यहां पर भी टोटल 15,000 रुपीज निकल करके आ गया। लेकिन जो सेकंड केस में क्या है जी, सेकंड केस में डिफेक्ट पता चला है, सेकंड केस में डिफेक्ट पता चला है गुड्स को सेल करने के बाद, जब आपने सेल की एंट्री पास कर दी, जब परचेजर अपने साथ गुड्स को लेकर के चला गया, वहां पर जाने के बाद उसने फोन मिलाया और उसने कहा गुड्स डिफेक्टिव हैं जी। तो जब गुड्स सेल हो जाएं उसके बाद डिफेक्ट पता चले तो आपको सेपरेट एंट्री पास करनी है। इस केस में आपको सेपरेट एंट्री पास करनी है। इस केस में जब आपने उसको बताकर ही गुड्स बेच दिया कि कुछ एक गुड्स डिफेक्टिव हैं, शुरुआत में ही आपने उसको बता दिया, तो उस केस में आपको सेपरेट एंट्री नहीं पास करनी है, ठीक है जी। बस ये यही कह रहा है इस पॉइंट में। तो ये कह रहे हैं जी यूजुअली नो सेपरेट एंट्रीज पास फॉर द रिबेट जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट, जर्नली हमें ट्रेड डिस्काउंट की तरह रिबेट की भी सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाउएवर इफ ए रिबेट इज अलाउड आफ्टर द एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, देन ए सेपरेट एंट्री विल बी रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द सेलर एज वेल एज परचेजर। लेकिन
आपको आप रिबेट दे रहे हैं जब आपने सेल ऑफ गुड्स की एंट्री पास कर दी है। मैं रिपीट कर दूं, आपने जब सेल ऑफ गुड्स की एंट्री पास कर दी है, वो एंट्री पास करने के बाद आप किसी को रिबेट दे रहे हैं तो उस केस में आपको रिबेट की सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। तो थोड़ा सा बता देता हूं, फिर एग्जांपल के बाद दोबारा और डिटेल में बता दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या है जी? अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड। हम जो भी ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो हम इनवॉइस से डिडक्ट कर देते हैं, बिल से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये फिर से वही बात कह रहा है, कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के लिए। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है जी? कैश डिस्काउंट को हम इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं करते हैं। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस बट सेपरेट एंटिटीज पास। और रिबेट के लिए क्या कह रहा है? रिबेट के लिए भी वही कह रहा है जी, जब आप उसकी सेपरेट एंट्री पास करते हैं तो आप इसको इनवॉइस से डिडक्ट नहीं करते हैं। हाउएवर इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल एंड सेल परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, इसको बाद में बताऊंगा। ओके जी, तो जो कैश डिस्काउंट होता है उसके लिए एंट्री क्या पास होती है? उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट खोला जाता है। इसी प्रकार रिबेट के लिए हम रिबेट अलाउड और रिबेट रिसीव्ड अकाउंट खोलते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल से और डिटेल में बताता हूं ये वाला। अभी एग्जांपल पे आ जाएंगे जी। एग्जांपल है हमारा, हमारा कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। एग्जांपल पहले आपको कराते हैं, फिर और डिटेल में बताता हूं इसकी थ्योरी में आपको। ठीक है जी, आइए देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जी। एग्जाम्पल सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट से हम शुरुआत करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में कह रहे हैं जी, अमित सेल्स गुड्स टू विकास ऑफ ₹1,00,000 अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹20%। अमित यहां पर सेलर है। अमित ने विकास को गुड्स सेल करी। विकास यहां पर क्या है? परचेजर है। ठीक है जी, अमित यहां पर सेलर है, अमित और विकास यहां पर परचेजर है। अमित ने विकास को गुड्स सेल करी ₹1,00,000 की और उसने 20% का उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कर दिया। ठीक है जी, सबसे पहले हम ना इनवॉइस देखते हैं, इनवॉइस किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहां पर इनवॉइस लिख रहा हूं मैं, इनवॉइस किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाएगा। इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो। इनवॉइस पर बकायदा लिखा जाएगा, बकायदा क्या लिखा जाएगा? लिस्ट प्राइस। गुड्स का जो लिस्ट प्राइस था ₹1,00,000 है। ठीक है जी, गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है ₹1,00,000 है। इसमें हमने बल्क में क्वांटिटी सेल करने के कारण या XYZ रीजन के कारण हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20% से। 20% से हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो ₹20,000 हमने यहां पर लेस कर दिया। तो मेरी टोटल जो वैल्यू निकल करके आ गई, सेल वैल्यू मेरी निकल करके आ गई ₹80,000 की, मेरी सेल वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है जी, बिल्कुल जी, ये मैंने जो लिखा है ना, बिल्कुल इनवॉइस इसी तरीके से बनाया जाएगा। इनवॉइस के ऊपर ये लिखा जाएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, और इनवॉइस के में लिखा जाएगा सेल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ ₹80,000। अब सेलर अपनी गुड्स में ₹80,000 की सेल्स शो करेगा और परचेजर अपनी बुक्स में ₹80,000 की परचेज को शो करेगा। ठीक है जी, तो ये ट्रेड डिस्काउंट अलग से हम लोग इनवॉइस से डिडक्ट करते हैं, इनवॉइस में ऐसे डिडक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको इनवॉइस बनाना सिखा दिया। ठीक है, तो बिल्कुल इसने इस तरीके से बना दिया। इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो। लिस्ट प्राइस 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, सेल वैल्यू ऑफ ₹80,000। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ठीक है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको इनवॉइस में से हमने डिडक्ट कर दिया। ये बकायदा इनवॉइस में से डिडक्ट किया जाता है। लेकिन वही मैं अगर कैश डिस्काउंट पर आ जाऊं तो कैश डिस्काउंट का एग्जांपल है जी, परम सेल्स गुड्स ऑफ ₹1,00,000 टू मोहन allowing 10% trade discount and 2% cash discount, कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। ठीक है जी, अब यहाँ पे परम कौन है? परम यहाँ पर सेलर है। परम ने किसको गुड्स सेल करी है? मोहन को गुड्स परचेज सेल करी है। मोहन यहाँ पर परचेजर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो देखिए जो कैश डिस्काउंट होगा वो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होगा। आइए सबसे पहले तो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी, जो हमारी गुड्स का लिस्ट प्राइस था वो ₹1,00,000 है और हमने यहाँ पर ₹1,00,000 में से ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कर दिया है बायर को। हमने 20% से इसको 10% से हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कर दिया, यानी कि ₹10,000 का। 90,000 मेरी सेल वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए अब ये 90,000 जो मेरी सेल वैल्यू निकल करके आ गई, ये सेल वैल्यू आपको रिसीव करनी है और परचेजर को ये सेल वैल्यू पेमेंट पे करनी है। तो जो
पेमेंट का अमाउंट है, जो अमाउंट आपने रिसीव करना है, उस अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो ये कैश डिस्काउंट अब हम लेस करेंगे, लेस कैश डिस्काउंट हम लोग करेंगे, हम लोग कैश डिस्काउंट लेस करेंगे 2% ऑफ ₹90,000। इस 90,000 का 2% डिडक्ट करेंगे, यानी कि ये 1800 रुपीज का हमने कैश डिस्काउंट लेस कर दिया, तो 88,200 रुपीज जो मेरा है, ये मेरा अमाउंट रिसीव होगा। ये मेरे अमाउंट रिसीव्ड है, यानी कि कैश डिस्काउंट जो लेस किया जाता है हमेशा जो सेल वैल्यू निकल करके आती है, जो आपको पेमेंट रिसीव होनी है या आपने जो पेमेंट करनी है, उस सेल वैल्यू के ऊपर, उस पेमेंट के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है जी। तो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन इस प्रकार होती है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है जी। और इनवॉइस की मैं बात करूं तो इनवॉइस भी ये यहां तक बनाया जाएगा, ये आपका इनवॉइस है। ये कैश डिस्काउंट जो मैंने लेस करा है ये इनवॉइस में शो नहीं किया जाएगा। ये कैश डिस्काउंट जो है 2% का, ये इनवॉइस में से लेस नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, केवल ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। ये तो कैलकुलेशन करिए, जब आपकी पेमेंट आएगी तो इसको इस प्रकार से 2% से हम लेस कर देंगे अपनी बुक्स में, अपने कहीं रफ पेपर पे, अपने अपने कैलकुलेटर पर। लेकिन इनवॉइस जो होगा, इनवॉइस यहां तक का है जी, इनवॉइस यहां तक का है। इनवॉइस में कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा। बस ये छोटी सी बात इस स्लाइड में आपको ये छोटी सी बात सिखानी थी जी। ठीक है जी। तो ठीक है जी। तो फिर ये फिर से आ गया, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, सेल वैल्यू 90,000 की आ गई। सेल वैल्यू क्या है जी, आपका अमाउंट जो आपने रिसीव करना है और जो अमाउंट आपने पे करना है वो अमाउंट निकल करके आ गया। तो इस 90,000 पर 2% का कैश डिस्काउंट हो गया, तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड और अमाउंट टू बी वेड 88,200 आ गया। ठीक है जी। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये जो कैश डिस्काउंट है ये आपका इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो अब रिबेट का भी एग्जांपल देखें जी, आइए देखते हैं। कह रहे हैं जी कंटिन्यूइंग द एग्जांपल ऑफ, चलिए एक बार रिबेट का एग्जांपल मैं आपको अलग से करवाता हूं। एक बार रिबेट को छोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो पिछली स्लाइड पर ले चलता हूं मैं आपको। पिछली स्लाइड में मैंने आपको यही पढ़ाया था ना, जो अभी मैंने आपको यही कराया, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। जो भी लिस्ट प्राइस होता है उस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है। ठीक है जी। वही मैंने आपको बता दिया, हमेशा जो इनवॉइस जब बनाते हैं, इनवॉइस में से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं, ये इसी पॉइंट को कह रहा है। ठीक है जी। अब ये कैश डिस्काउंट का ये पॉइंट ये आपको बता रहा है जी, कैश डिस्काउंट इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं होता। द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस। ठीक है जी। तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। अब नो सेपरेट एंटिटी, ये भी अब आपको मैं समझा चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए सेपरेट एंट्री पास होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खोला जाता है और डिस्काउंट अलाउड खोला जाता है। रिबेट मैं आपको अलग से कराता हूं। ठीक है जी। आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू हम जब करें, ठीक है, अमित ने विकास को गुड सेल करें 1 लाख रुपीज की और उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिया, यानी कि सेल वैल्यू मेरी 80,000 रुपीज निकल करके आ गई। तो अब हम अपनी बुक्स पे चलते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पर चलते हैं। तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, सबसे पहले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी है जी, अमित की है। अमित कौन है, हमारा सेलर है। सेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, अमित सेलर विल पास द फॉलोइंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। अमित के लिए क्या है, बड़ी सिंपल सी एंट्री है। जब वो अपनी गुड्स को सेल कर देगा, सेल को गुड्स सेल करने पर वो क्या एंट्री पास करेगा, वो विकास के अकाउंट को डेबिट कर देगा। विकास का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000 रुपीज से, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा 80,000 रुपीज की। ठीक है जी। विकास उसके लिए अब डेटर है, उसने विकास से पैसे लेने हैं, इसलिए उसने विकास के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और सेल्स क्या है जी, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ विकास के अकाउंट पे ना बाद अकाउंट नहीं लिखते हैं यहाँ पे, मैं इसका रीजन आपको बाद में बताता हूँ, मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहता। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, विकास का अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इसकी नरेशन कुछ भी लिख दीजिएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू विकास। ठीक है जी। नरेशन से लेक्चर लेंथी होगा और पॉइंट भी लेंथी हो जाएगा। नरेशन तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं, इसलिए मैं आपको नरेशन नहीं बता रहा। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने सेल के वक्त तो ये एंट्री पास कर दी, और जब विकास
अमित को पेमेंट कर देगा। पेमेंट जब उसको रिसीव हो जाएगी, पेमेंट के टाइम पर क्या एंट्री पास होएगी? ठीक है जी, पेमेंट के एंट्री वक्त पर क्या एंट्री पास होएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट डेबिट, विकास अकाउंट क्रेडिट। जब विकास ने अमित को पेमेंट कर दी, यानी कि अमित के पास पेमेंट आ गई, अमित के पास 80,000 रुपीज आ गए, अमित ने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और विकास के अकाउंट को पूरा 80,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी इसमें तो है ही नहीं। जब एंट्री नहीं पास करनी तो आप सिंपल सेल की एंट्री पास करें और सिंपल ही पेमेंट रिसीव्ड और पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं। सिंपल एंट्री है ना जी। और ठीक है जी, यही एंट्री होगी, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑन रिसीट ऑफ अमाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। नरेशन आप अपने आप लिख ही लेंगे। और अभी तो जी देखिए, मैंने आपको अमित के बुक्स में एंट्री सिखाई है। अभी हम परचेजर विकास जिसने गुड्स परचेज करा है उसकी बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, उसकी बुक्स में देखिए। अब वो जब गुड्स परचेज करके लाएगा ऑन परचेज, वो क्या एंट्री पास करेगा? उसके लिए तो जी ट्रेड डिस्काउंट की कुछ एंट्री पास होनी ही नहीं है, तो वो सीधा परचेज के अकाउंट को डेबिट कर देगा। वो करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। ठीक है जी, अमित को उसने पैसे देने हैं, अमित से वो गुड्स परचेज करके लाया है, इसलिए उसके अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा, उसके लिए क्रेडिटर है। और अमाउंट क्या होएगा? अमाउंट आपका 80,000 रुपीज ही से ही एंट्री पास होएगी। ठीक है जी, जब विकास पेमेंट कर देगा ऑन पेमेंट क्या एंट्री पास करेगा? ऑन पेमेंट वो सिंपल सी एंट्री पास कर देगा जी, अमित का अकाउंट यहाँ पर वो डेबिट कर देगा 80,000 रुपीज से, और दूसरा यहाँ पर वो कैश का अकाउंट क्रेडिट कर देगा 80,000 रुपीज से। ठीक है जी, कब एंट्री पास होनी ही नहीं है डिस्काउंट की, तो सिंपल परचेज की एंट्री पास कर देगा और सिंपल पेमेंट की एंट्री पास करेगा। अब आते हैं जी कैश डिस्काउंट पर। ठीक है जी, कैश डिस्काउंट में आप इतना एग्जाम्पल का इतना पार्ट मैंने आपको करा दिया था। परम ने यहाँ पर मोहन को गुड सेल करी, परम यहाँ पर सेलर है, मोहन यहाँ पर परचेजर है। ठीक है जी, 1 लाख रुपीज की जब उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करा तो 90,000 रुपीज की सेल वैल्यू निकल करके आ गई। उसके बाद 2% कैश डिस्काउंट उसको मिल गया, तो सेल वैल्यू जो निकल करके आई उस पर उसने उसको 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया 1,800 रुपीज का। 88,200 रुपीज की उसकी सेल वैल्यू निकल करके आ गई। उसका मान लीजिए उसकी पेमेंट निकल करके आ गई, सेल वैल्यू तो 90,000 ही रही। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले परम जिसने गुड्स सेल करी हैं वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? जब वो गुड्स उसने सेल कर दी, तो उसने सेल तो देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल के आई 90,000, उसकी उसने जो सेल 90,000 की वैल्यू निकल करके आई वही सेल की वैल्यू है। ठीक है जी, तो वो मोहन के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देगा, क्योंकि उसने मोहन को गुड्स सेल करी है। मोहन यहाँ पर परचेजर है, परचेजर का अकाउंट डेबिट हो गया, मोहन से उसने पैसा लेना है, मोहन यहाँ पर डेटर हो गया। ठीक है जी, 90,000 रुपीज से। और सेल की वैल्यू कितनी है जी? सेल की वैल्यू 90,000 रुपीज है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, ये तो सेल के वक्त एंट्री हो गई। लेकिन जब उसको पेमेंट मिलेगी ऑन रिसीट ऑफ अमाउंट, जब उसको अमाउंट जब उसको अमाउंट मिलेगा, जब उसको पैसा मिल जाएगा, उस वक्त कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होगी। ठीक है जी, तो क्या मैं आपको याद दिला दूं, 1,800 रुपीज का कैश डिस्काउंट था, तो वैल्यू कुछ निकल करके आई थी 88,200 रुपीज की। ठीक है जी, जब उसके पास पैसे आ गए, कैश आ गया, तो कैश का अकाउंट कितना आया उसके पास? 88,200 रुपीज उसके पास कैश आ गया, इसलिए कैश का अकाउंट यहाँ पर 88,200 रुपीज से डेबिट हो गया। दूसरा जी, सेलर ने डिस्काउंट को अलाउड कर दिया 1,800 रुपीज का, उसको लॉस हो गया। उसने 90,000 की पेमेंट ना लेकर के 88,200 रुपीज की पेमेंट ली, तो 1,800 रुपीज का उसको लॉस हो गया। तो इस लॉस के लिए वो क्या एंट्री पास करेगा? इस लॉस के लिए वो एंट्री पास करेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया उसका 1,800 रुपीज से, और पूरा का पूरा मोहन का अकाउंट रिवर्स कितने से हो गया? 90,000 रुपीज से। ठीक है जी, पूरी पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन आप लिख लेंगे। ठीक है जी, तो मैं रिपीट कर दूं, जब आपकी पेमेंट रिसीव होएगी उस वक्त डिस्काउंट की एंट्री होएगी।
ठीक है जी। आपने कितने की पेमेंट रिसीव करी है? परम ने, सेलर ने कितने की पेमेंट रिसीव करी है? परम ने 88,200 रुपीज की पेमेंट रिसीव करी है। इतना उसके पास कैश आ गया। उसने 1800 रुपीज का कैश डिस्काउंट अलाउड करा था, यानी कि कैश डिस्काउंट उसके लिए एक एक्सपेंडिचर था, उसके लिए एक लॉस था। इसलिए मैंने कैश डिस्काउंट के अकाउंट को 1800 रुपीज से डेबिट कर दिया और मेरी मोहन को मैंने पूरा 90,000 से क्रेडिट कर दिया। मोहन मेरा पूरा 90,000 से रिवर्स हो गया। 88,200 रुपीज आ गए और 1800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। सिंपल। अब देखिए अब आगे, ठीक है। तो वही है जी, जो मैंने आपको दिखाया है वो मैंने इस तरीके से ही दिखाया है। ओके जी। अब अभी हम सेलर की बुक्स में एंट्री पास करी थी। अब हम परचेजर, परचेजर कौन है यहाँ पर? परचेजर हमारा मोहन है। मोहन की बुक्स में क्या जनरल एंट्री पास होगी? मोहन क्या करेगा जी? मोहन जब गुड्स परचेज करके लाया, ऑन परचेज उस वो 90,000 से एंट्री करेगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। वो जितना अमाउंट परचेज करके लाया, वो परचेज करके लाया 90,000 रुपीज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो 90,000 रुपीज से उसने गुड्स को परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया टू परम, परम टू परम अकाउंट। कितना हो गया? 90,000 रुपीज। ठीक है जी। परम का अकाउंट यहाँ पे 90,000 से क्रेडिट हो गया। नरेशन आप ही लिख ही देंगे। जब वो पेमेंट करेगा ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट, जब वो अमाउंट की पेमेंट करेगा तब वो क्या एंट्री पास करेगा? वो देखिए परम के अकाउंट को पूरा का पूरा पहले रिवर्स कर देगा, पूरा 90,000 रुपीज की। उसने कितने की पेमेंट करी है? उसने कैश करा है जी 88,200 रुपीज का उसने कैश पेड करा है। दूसरा 1800 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिल गया, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है जी 1800 रुपीज। ठीक है जी। पूरा 90,000 से परम के अकाउंट को उसने पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। 88,200 रुपीज का उसने कैश पे कर दिया, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो गया। 1800 रुपीज का उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया था, उसके लिए एक इनकम हो गई थी, उसने पैसे कम पे करे, उसके लिए एक गेन हो गया। गेन का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसने डिस्काउंट जो उसको रिसीव हुआ उसके अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से 1800 रुपीज। सिंपल। ठीक है जी। ओके। तो आइए अब रिबेट पे चलें। तो देखिए रिबेट में क्या है, रिबेट के लिए एग्जांपल पढ़िए। रिबेट का एग्जांपल बोलता है जी, कंटिन्यूइंग द एग्जांपल ऑफ अमित एंड विकास ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास वर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयरफॉर अमित अलाउड हिम रिबेट ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज। यही एग्जांपल है जी अमित और विकास वाला। लेकिन जब विकास अपने फैक्ट्री में गुड्स को लेकर के गया तो उसने वहां पर चेक करके पाया जी, जो कुछ गुड्स जो थी ना पुअर क्वालिटी की थी। तो उसने अमित को फोन मिलाया। अमित उसको कहता है तुम मुझे गुड्स वापस मत भेजो, 5,000 रुपए की तुम मेरे से रिबेट ले लो, यानी कि 5,000 रुपए तुम मुझे कम पे कर देना। सिंपल। ठीक है जी। तो इस केस में देखिए इनवॉइस तो ऐसे ही प्रिपेयर होगा जैसा ट्रेड डिस्काउंट के वक्त प्रिपेयर हुआ था। ठीक है जी। और बाद में जैसे हमने कैश डिस्काउंट के वक्त जिस तरीके से हमने कैश डिस्काउंट अलाउड करा था ना सेल वैल्यू से डिडक्ट करके, उसी प्रकार सेल वैल्यू से हम लोग रिबेट डिडक्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो इनवॉइस बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर होगा। इनवॉइस में से हम रिबेट को लेस नहीं करेंगे। इनवॉइस में से हम रिबेट को लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिबेट बाद में दी है, सेल की वैल्यू पास करने के बाद में दी है, बाद में हमें पता चला है गुड्स डिफेक्टिव थी, इसलिए इनवॉइस में से रिबेट लेस नहीं होगा। आइए अब इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। अब देखिए अमित जब गुड्स उसने सेल कर दी, वो अमित जो इसने गुड्स सेल कर दी वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? जब उसने गुड्स सेल कर दी होगी तो सेल के वक्त तो उसको पता नहीं था जी उसने रिबेट देनी है या गुड्स डिफेक्टिव निकल आएगा, वो बात की बात है। तो उसने सबसे पहले विकास के अकाउंट को डेबिट कर दिया 80,000 रुपीज से, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू निकल करके आई। और उसने जो ट्रेड टोटल सेल्स रिकॉर्ड करेगा 80,000 रुपीज की। ठीक है। नरेशन वो अपने लिख देगा। और जब उसको पास उसने सेल की एंट्री पास कर दी, उसको विकास ने फोन करा कि तुम्हारी गुड्स डिफेक्टिव है, तो अमित ने विकास को कुछ रिबेट अलाउड कर दी। जब मैं रिबेट अलाउड कर दी तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? जब रिबेट अलाउड कर दी तो मैं एंट्री पास करूंगा। रिबेट मैंने अलाउड करने के कारण मेरे बिजनेस को कुछ लॉस हो गया, 5,000 रुपीज का मेरी को वैल्यू कम हो गई, मेरा बिजनेस का एक्सपेंडिचर हो गया, तो रिबेट का अकाउंट यहाँ पर एक्सपेंस का अकाउंट, लॉस का अकाउंट मेरे को डेबिट करना पड़ेगा।
रिबेट अलाउड का अकाउंट यहां पर मैंने डेबिट करेंगे। रिबेट अलाउड का अकाउंट कितने से है जी, 5000 रुपीज से मैंने डेबिट करूंगा, टू विकास के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है, इस एंट्री को आप समझ गए ना। रिबेट अलाउड का अकाउंट तो आपने डेबिट कर दिया, सिंपल। दूसरा, आप विकास से 80,000 रुपीज लेने थे, आपने 80,000 से डेबिट किया हुआ था, अब आप उससे 5,000 रुपीज नहीं मांग सकते ना, इसलिए अब आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उसके अकाउंट को रिवर्स कर दिया। अब आप पेमेंट के वक्त क्या एंट्री पास करेंगे, ऑन रिसीट ऑफ अमाउंट। अमाउंट के वक्त आपके जब पैसे आ जाएंगे तो आप कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टोटल विकास के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 75,000 रुपीज से। ठीक है जी, 80,000 की सेल वैल्यू थी, 5,000 रुपीज आपने विकास को ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है। ठीक है जी, ऑलरेडी रिवर्स कर दिया, तो आपने अब उससे 75,000 ही लेने थे ना, कैश के 75,000 ही आए हैं, इसलिए विकास को 75,000 रिवर्स कर दिया। ठीक है, पूरा डेबिट कितना किया हुआ था, 80,000 से डेबिट किया हुआ था, और टोटल क्रेडिट कितना हो गया, 5,000 से यहाँ पे क्रेडिट हो गया, 75,000 से यहाँ पर क्रेडिट हो गया, टोटल 80,000 से क्रेडिट हो गया, यानी कि विकास का अकाउंट नील हो गया, सिंपल। ठीक है जी, तो इस तरीके से रिबेट की एंट्री होती है। अब विकास जिसने गुड्स परचेज करी हैं, मैं रिपीट कर दूं, विकास जिसने गुड्स परचेज करी हैं वो किस तरीके से एंट्री पास करेगा। विकास यहां पर परचेजर है, तो वो जब गुड्स परचेज करके लाया, परचेज अकाउंट, ऑन परचेज पर वो क्या एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। कितने से, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, 80,000 की वैल्यू है, तो 80,000 से एंट्री रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी, अमित कौन है, अमित को उसने पेमेंट करनी है, क्योंकि अमित से वो गुड्स परचेज करके लाया है, इसलिए अमित को उसने क्रेडिटर शो कर दिया, उसका क्रेडिट बैलेंस में पैसा डाल दिया। जब उसने अमित को फोन मिलाया और उसको रिबेट मिल गई, उसको रिबेट मिलते ही उसके लिए 5,000 रुपीज की इनकम हो गया, उसने 5,000 रुपीज अमित को नहीं देने हैं। जब उसने रिबेट रिसीव्ड कर ली, रिबेट रिसीव्ड पर क्या एंट्री होगी, रिबेट रिसीव उसके लिए एक इनकम होगी, तो वो लिखेगा जी टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। रिबेट कितने की रिसीव होगी, है 5,000 रुपीज की उसके लिए इनकम हो गई। ठीक है जी, और अमित का अकाउंट यहां पर उसको डेबिट कर देगा, क्योंकि पहले उसने 80,000 रुपीज अमित को क्रेडिट किया हुआ था, अब उसने 5,000 रुपीज अमित को नहीं देने, तो अमित को वहां 5,000 से डेबिट कर देगा, 5,000 से उसको रिबेट आ गई, 5,000 के रिबेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जब वो पेमेंट कर देगा, ऑन पेमेंट जब वो पेमेंट कर देगा, तो कितने की पेमेंट करेगा, 80,000 माइनस 5,000, टोटल 75,000 की पेमेंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख देता हूं, कैश अकाउंट मेरा 5,000 रुपीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, अमित को मैंने कितने देने, अमित को मैंने पहले 80,000 देने थे, 5,000 से मैंने डेबिट कर दिया, अब टोटल कितने देने, 75,000 से देने हैं ना, तो अमित का अकाउंट यहाँ पर 75,000 से मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो अमित का अकाउंट पूरा रिवर्स हो गया, पहले 80,000 से क्रेडिट करा हुआ था, अब यहाँ पे 5,000 प्लस 75,000, टोटल 80,000 से मैंने उसको डेबिट कर दिया, अमित का अकाउंट पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है जी, देखिए बड़ी सिंपल सिंपल सी एंट्रीज हैं, मैं आपको कई एंगल से समझा रहा हूं, ताकि आपका माइंड सभी एंगल से चीजों को समझ जाए। आगे आपको बहुत अकाउंट्स पढ़ना है अपने जीवन में, आपने अकाउंट्स ही पढ़ना है, +1 भी करना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, बीकॉम करना है, अकाउंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए हर एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश कीजिए और एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझते जाइए। ठीक है जी, समराइज करवा दूं। ओके, ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट था 20% का, तो इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, इनवॉइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, टोटल सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू 80,000 आ गई। कैश डिस्काउंट क्या है जी, कैश डिस्काउंट में कह रहा है जी इनवॉइस तो ऐसे ही प्रिपेयर होगा जैसे आप ट्रेड डिस्काउंट में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी वो सेल वैल्यू से कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी, यानी कि जो सेल वैल्यू निकल करके आई है 90,000, उसमें से 2% का आप कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी, इनवॉइस में से ये कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होता है, इनवॉइस में से केवल ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है। ठीक है जी, रिबेट क्या है, रिबेट के लिए बोलता है, रिबेट बोलती है जी आप जिस प्रकार से ट्रेड डिस्काउंट के लिए इनवॉइस बनाते हैं उसी प्रकार आप इनवॉइस बनाइए। ठीक है जी, इनवॉइस में से आप रिबेट को लेस मत कीजिए, क्योंकि रिबेट का बाद में पता चलता है। ठीक है जी, तो रिबेट जब बाद में पता चलेगी तो बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल आप इनवॉइस ऐसे ही बनाइए जैसे आप ट्रेड डिस्काउंट के लिए इनवॉइस बनाते हैं, यानी कि रिबेट के केस में भी ऐसे ही इनवॉइस बनेगा। ठीक है जी। ओके।
ओके जी, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट के लिए सेल सेल की एंट्री सिंपल होगी, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया और यहाँ पर ये विकास का अकाउंट डेबिट हो गया, जितने की सेल वैल्यू थी उतने से, जितने जब पेमेंट जब रिसीव होएगी तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और विकास का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितने की सेल वैल्यू थी उतने से, ठीक है जी। और कैश डिस्काउंट के केस में देखिए, सेल के वक्त तो एंट्री वैसे ही पास होएगी जैसे ट्रेड डिस्काउंट के वक्त एंट्री पास होती है, क्योंकि सेल की वैल्यू तो यहाँ पर आफ्टर कैश, बिफोर कैश डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 90,000 है तो 90,000 ही रहेगी। लेकिन जब आपको पेमेंट रिसीव होएगी तो आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है जी। जब आपको पेमेंट रिसीव हुई, आपको 1800 रुपीज की पेमेंट कम रिसीव हुई, आपका लॉस हो गया, इसलिए आपने डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को 1800 रुपीज से डेबिट कर दिया, ठीक है जी। और रिबेट के लिए क्या किया, रिबेट भी कहता है जी सेल तो मैं भी 90,000 80,000 की ही दिखाऊंगा जितने की मेरी सेल वैल्यू है, ठीक है जी। जब मैं रिबेट अलाउड कर दूंगा तो मैं रिबेट की एंट्री उस वक्त एक सेपरेट एंट्री पास करूंगा जब मैंने रिबेट अलाउड कर दिया। रिबेट मैंने जब अलाउड कर दी तो मेरे लिए लॉस हो गया, इसलिए मैंने रिबेट के अकाउंट को, रिबेट अलाउड के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जब मेरी पेमेंट आएगी तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, रिबेट के बाद का जो अमाउंट था उसमें से मैंने एंट्री पास कर दी, ठीक है जी। इसी प्रकार जब परचेजर क्या एंट्री पास करता है, परचेजर कहता है जी ट्रेड डिस्काउंट के लिए तो मेरे को बड़ा ही आसान है, परचेज की वैल्यू मैं 80,000 ले ली, इसी तरीके से जब मेरे पास 80,000 की पैसे आएंगे तो मैं 80,000 से ही एंट्री करूंगा। लेकिन कैश डिस्काउंट बोलता है जी आप परचेज के वक्त तो 80,000 से एंट्री कर दीजिए, लेकिन जब आपको पेमेंट के वक्त आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया तो आपको पेमेंट के वक्त डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इतने से एडिशनल इनकम हो गई है, इसलिए 1800 रुपीज से आपको डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। रिबेट कहता है जी मैं भी परचेज के वक्त तो सेम एंट्री पास करूंगा जैसे मैंने ट्रेड डिस्काउंट के वक्त की थी या फिर जैसे मैंने कैश डिस्काउंट के वक्त की थी, लेकिन जब मैंने उसको, मेरे को रिबेट मिल गई, जब मेरी रिबेट रिसीव हो गई तो मेरी 5,000 रुपीज से मेरी इनकम हो गई, इसलिए मैंने रिबेट रिसीव्ड के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये मेरी इनकम हो गई। और जब मैंने पेमेंट कर दी तो पेमेंट मैंने कितनी करी, मैंने रिबेट लेस करने के बाद जो पेमेंट करी है उतने अमाउंट से मैं पेमेंट की एंट्री पास करूंगा, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, तीनों चीजें आपके मेरे नोट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि आप लोग बड़ी आसानी से एक बार पढ़ने के बाद जब आप मेरे नोट्स देखेंगे ना, जब एक बार पढ़ने के बाद आप मेरे नोट्स देखेंगे, तीनों एक साथ आपको एक पेजेस पर दिखेंगे तो आप तीनों कंसेप्ट को एक साथ पढ़ पाएंगे, एक साथ समझ पाएंगे, आपको अलग अलग पेजेस भी पलटने की आवश्यकता नहीं होगी, दिमाग भी आपको अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार में आप तीनों कंसेप्ट समझ जाएंगे, तीनों चीजों को आप ठीक से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। वही इसकी किसकी सेपरेट एंट्री है, किसकी सेपरेट एंट्री नहीं है, आप टिक लगा कर पड़ जाएंगे, अरे ट्रेड की तो कोई सेपरेट एंट्री नहीं है, अरे कैश डिस्काउंट की तो सेपरेट एंट्री है, रिबेट की भी सेपरेट एंट्री है, आप सब चीजें बड़ी आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। अब इनवॉइस के लिए क्या है, अरे ट्रेड डिस्काउंट को तो हम इनवॉइस में से डिडक्ट करते हैं, कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं करते हैं, रिबेट को भी इनवॉइस में से हम डिडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है जी। एंट्री, इसकी सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री पास होती है और डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट खोलते हैं और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट खोलते हैं। अरे रिबेट की भी सेपरेट एंट्री पास होती है, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट खोला जाता है रिबेट अलाउड का अकाउंट खोला जाता है और रिबेट रिसीव्ड का अकाउंट खोला जाता है। अब बस बड़ी आसानी से आप कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये एग्जांपल आ गया तो आप देखेंगे अरे ये तो इनवॉइस तो ऐसे प्रिपेयर होगा, लेकिन जब इनवॉइस के बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा तो कैश डिस्काउंट सेल वैल्यू पर ऐसे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। इसी प्रकार आप रिबेट कैलकुलेट करेंगे, परचेजर क्या एंट्री पास करेगा, सेलर क्या एंट्री पास करेगा, सेलर सेलर जो है परचे सेल के वक्त ये तीनों के तीनों केस में सेम एंट्री पास करेगा, ठीक है जी। और कैश के केस में वो कैश डिस्काउंट में अलग से जब उसको डिस्काउंट मिल जाएगा तो अलग से डिस्काउंट की एंट्री पास करेगा। इसी तरीके से रिबेट के केस में रिबेट की एंट्री भी अलग से होगी और पेमेंट की एंट्री होगी, जितने की पेमेंट होगी, जितने की रिसीट होगी उतने की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है जी। बड़ी आसानी से आप कोरिलेट कर पाएंगे। आइए अभी ये एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, बीना वॉच कंपनी परचेज्ड 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस फ्रॉम पायनियर वॉचेस। बीना वॉच कंपनी यहां पर परचेजर है, उसने वॉचेस परचेज करी है, किससे परचेज करी है, टाइम स्टार ब्रांड से। टाइम स्टार यहां पर कौन है जी,
टाइम स्टार ब्रांड है, माफ कीजिएगा, टाइम स्टार जो है ना, बीना वॉच यहाँ पर परचेजर है और यहाँ पर सेलर कौन है, पॉयनियर, पॉयनियर वॉचेज यहाँ पर सेलर है। ओके जी, उसने जो लिस्ट प्राइस है 2000 रुपीज पर पीस का लिस्ट प्राइस है, मैं इसको पढ़ता हूं। बीना वॉच कंपनी परचेज 25 pieces of time star brand watches from Pioneer Watches Delhi at a list price of rupees 2000 per piece at 10% trade discount and cash discount of 2% on payment within 15 days from the date of transaction. Bina Watch Company settled the payment within 15 days time, pass the journal entry in the book of both the party. ठीक है जी, बीना वॉच कंपनी यहाँ पर परचेजर है, उसने 25 टाइम वॉचेस, 25 टाइम वॉचेस परचेज करी हैं पायोनियर वॉचेस से। एक एक वॉचेस का जो लिस्ट प्राइस है 2000 रुपीज पर पीस लिस्ट प्राइस है, लेकिन उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा उसको एक और ऑप्शन मिला, उसको दूसरा ऑप्शन क्या मिला, उसको ऑप्शन मिला कि अगर वो 15 दिन के 15 डेज के अंदर वो पेमेंट कर देता है तो उसको 2% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर वो विद इन 15 डेज पेमेंट कर देता है तो उसको 2% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। और बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट विद इन 15 डेज, उसने लकीली 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर भी दी तो उसको 2% का कैश डिस्काउंट भी मिल गया। तो अब हमें एंट्री पास करनी है, दोनों परचेजर की बुक्स में भी और सेलर की बुक्स में भी हमें एंट्री पास करनी है। ओके जी, तो आइए सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। 25 पीस इंटू 2000 पर पीस, यानी कि 50,000 रुपीज की वैल्यू की गुड्स हैं। 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ट्रेड 10% का मैंने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, मैंने 5,000 रुपीज लेस कर दिए, जो मेरी टोटल सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू निकल करके आ गई, वो 45,000 रुपीज निकल करके आ गई। ठीक है जी, पहले हम लोग जो हम एंट्री पास कर देते हैं परचेज, जब हम गुड्स परचेज करके लाए क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है जी, और जब हम लोग गुड्स सेल करके आए तो उस वक्त क्या एंट्री पास करेंगे। तो पहले वो सबसे सिंपल एंट्री मैं पास कर देता हूं। जब ये परचेज करके लाया तो परचेज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज एक्सपेंडिचर है। कितने की परचेजेस करी हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज टू पॉयनियर वॉचेस। पॉयनियर वॉचेस से इसने गुड्स परचेज करी है, पायनर वॉचेस को इसने पेमेंट करनी है, इसलिए पायनर वॉचेस के अकाउंट को क्रेडिटर के रूप में शो कर दिया 45,000 रुपीज की। ठीक है जी, और पायनियर वॉचेस को क्या हुआ जी, पायनियर वॉचेस ने तो गुड्स सेल करी हैं, सेल करी हैं तो वो सेल की एंट्री पास कर देगा। उसने किसको सेल करी है, उसने बिना वॉच कंपनी को सेल करी है, तो बिना वॉच कंपनी को उसने एज ए डेटर शो कर दिया 45,000 रुपीज से। बिना वॉच कंपनी 45,000 रुपीज से डेटर शो हो गया, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। और उसने कितने की सेल करी है, 45,000 रुपीज की। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आती है उस पर ही हम सेल की वैल्यू डाल रहे हैं और उस पर ही हम परचेज की वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है जी, और हमने इस ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में से डिडक्ट कर दिया होगा, सिंपल सी बात है। इनवॉइस बनाने के लिए तो उसने बोला नहीं, इसलिए इनवॉइस हमने बनाया नहीं। अब जी पेमेंट के बाद, अब जो परचेजर पेमेंट करेगा, जब वो कैश पेमेंट करेगा तब क्या एंट्री पास करेगा। सबसे पहले तो पायनियर वॉच कंपनीज को वो उसने पहले क्रेडिट करा था, अब उसको वो डेबिट कर देगा। पायनियर वॉच कंपनी के अकाउंट को उसने 45,000 रुपीज से क्रेडिट डेबिट करके रिवर्स कर दिया। उसने कैश कितना चला गया उसके पास से, ठीक है जी, 45,000 रुपीज उसने पे करने थे, उसको 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया, यानी कि उसको 900 रुपीज का कैश डिस्काउंट मिल गया। तो उसने कितनी पेमेंट करी, उसने पेमेंट करी 44,100 रुपीज की पेमेंट करी। तो उसकी जेब से कितने का कैश चला गया, 44,100 रुपीज का कैश चला गया। तो मैंने 44,100 रुपीज से टू कैश अकाउंट कर दिया, क्योंकि कैश अकाउंट मेरे यहां से चला गया। उसने दूसरा क्या करा जी, उसको पेमेंट तो करनी थी 45,000, लेकिन उसने पेमेंट जो करी है 44,100 रुपीज की करी है, यानी कि उसको डिस्काउंट का फायदा मिल गया, डिस्काउंट उसको रिसीव हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 900 रुपीज से और मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, ये एंट्री इस तरीके से कंप्लीट हो गई।
ओके, यहां तक मैं आपको करा चुका हूं। अब जब पायनियर वॉचेज जिसने गुड सेल करी थी उसको जब पेमेंट रिसीव हुई, ऑन रिसीविंग द पेमेंट, जब उसको पेमेंट रिसीव हुई तो वो क्या एंट्री पास करेगा? सबसे पहले पे उसके पास बिजनेस के पास कैश आ गया तो वो कैश के अकाउंट को डेबिट कर देगा। उसके पास कितने का कैश आया? 44,100 रुपीज का कैश आया। ठीक है जी। और उसने कितने का डिस्काउंट अलाउड कर दिया? डिस्काउंट अलाउड करने के कारण उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। 900 रुपीज का उसको लॉस हुआ तो मैंने 900 रुपीज से डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। ठीक है जी। टोटल उसने बिना वॉच कंपनी को 45,000 रुपीज लेने थे पूरे। बिना वॉच कंपनी को 45,000 रुपीज रिवर्स करने पड़ेंगे। बिना वॉच कंपनी को मैंने रिवर्स कर देता हूँ 45,000 रुपीज। इतने उससे आगे इतना उसको डिस्काउंट दे दिया तो पूरे के पूरा इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दिया। एंट्री कंप्लीट हो गई। सिंपल। ओहो, कौन सा पेज आ गया जी एकदम से? ओके, यही है जी, सिंपल सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है टी एस ग्रेवाल सर की बुक में। तो इलिस्ट्रेशन कह रही है रिकॉर्ड द फॉलोइंग जर्नल इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल। sold goods to Manish at a list price of rupees 80,000 less 20% trade discount and 10% cash discount, received 20% by check। ठीक है जी। देखिए 80,000 रुपीज गुड्स की वैल्यू है, 20% का उसको कैश डिस्काउंट दे दिया तो 16,000 रुपीज उसका कैश डिस्काउंट मिल गया। तो 64,000 रुपीज की मेरी सेल वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, और 64,000 ही मेरी परचेज वैल्यू निकल करके आ गई। और क्या हुआ जी? उसके अलावा उसको 10% का कैश डिस्काउंट और मिल गया एंड रिसीव 20% बाय चेक। देखिए कैश डिस्काउंट उस पर मिला करता है जो पेमेंट आप करते हैं, जो पेमेंट आप पे करते हैं, जो पेमेंट आप रिसीव करते हैं, उस पर कैश डिस्काउंट मिला करता है। उसने 20% की पेमेंट बाय चेक से पे करी है। 20% की उसने पेमेंट करी है तो 64,000 का 20% कितना होता है? वन टू एट जीरो जीरो। जितनी पेमेंट उसको रिसीव हुई है चेक के माध्यम से केवल उतने पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितनी पेमेंट नहीं रिसीव हुई उसके ऊपर कैश डिस्काउंट क्यों देंगे जी? सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है जी। तो इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट कितना हो जाता है? 1280 का कैश डिस्काउंट इसके ऊपर हो जाता है। ओके जी। 10% का कैश डिस्काउंट इस पर हो जाता है। ओके, तो मेरी सेल वैल्यू निकल करके आ गई 64,000 और कैश डिस्काउंट निकल करके आ गया 1280। अब इतने की एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना केवल ये सेलर की बुक में ये एंट्री पास कर रहा है तो मैं सेलर की बुक में ये एंट्री पास कर देता हूँ। सेल के वक्त क्या एंट्री पास होएगी? सेल के वक्त एंट्री पास होएगी, मनीष को सेल करिए ना तो मनीष हमारा क्रेडिटर होगा, मनीष से हमने पैसे लेने हैं। ठीक है जी। तो मनीष का अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। मनीष का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। कितनी सेल वैल्यू निकल करके आई थी? 80,000 में से 20% डिस्काउंट लेस करा था तो 64,000 वैल्यू निकल करके आई थी। तो यहाँ पर मैं मनीष का अकाउंट यहाँ पर मैं डेबिट कर देता हूँ 64,000 रुपीज से। ठीक है जी। और मेरी सेल की वैल्यू, सेल कितने की होगी? सेल्स का अकाउंट मेरा कितना हो गया जी? सेल्स का अकाउंट है यहाँ पर 64,000 रुपीज से मैंने सेल्स बुक कर दी। ठीक है जी। अब जब उसको पेमेंट रिसीव हो गई, पेमेंट रिसीव होने पर उसको 10% का डिस्काउंट, पेमेंट कितनी रिसीव हुई है? 20%, यानी कि 12800 की पेमेंट रिसीव हुई है और उसके ऊपर उसको 2% 10% का कैश डिस्काउंट 1280 का कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक है जी। पेमेंट कैसे आई है? चेक से आई है। पेमेंट कैसे आई है? बैंक से आई है। ऑन रिसीविंग पेमेंट में क्या एंट्री पास करूंगा? मेरे को पेमेंट बैंक से आई है तो मैं बैंक का अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर देता हूँ। पेमेंट मेरी कितनी आई है? 12800 में से मैंने 1280 का अमाउंट लेस कर दिया तो मेरी पेमेंट 11520 मेरी पेमेंट आ गई। मेरे बैंक में कितने पैसे आ गए?
11,520 बैंक में पैसे आ गए, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। दूसरा जी, मैंने उसको कैश डिस्काउंट कितने का अलाउड करा है? डिस्काउंट मैंने जो उसको अलाउड कराया है, मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड करा है 1280 का, मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड करा है। ठीक है जी। दूसरा, मनीष का मेरे को पूरा 64,000 से रिवर्स करना। मनीष को मैं कितने से रिवर्स करूंगा जी? मनीष को मैं 12,800 से मैं रिवर्स करूंगा। ठीक है जी। अभी यहाँ पे 20% की पेमेंट आई है ना जी, 20% की पेमेंट में हमने उसको 1280 का डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी 80% की पेमेंट तो अभी आई नहीं है। जब बाकी 80% की पेमेंट आ जाएगी तब हम बाकी 80% से भी मनीष को रिवर्स कर देंगे। फिलहाल तो मेरी 20% की पेमेंट आई है। 64,000 का 20% 12,800 होता है, तो मैंने मनीष को 12,800 से मैंने रिवर्स कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। 12,800 का मैंने इसको कैश डिस्काउंट दिया था, तो मैंने कैश डिस्काउंट के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और मेरे बैंक से पेमेंट आई थी 11,520, तो मैंने बैंक के अकाउंट को 11,520 से डेबिट कर दिया। सिंपल। ठीक है जी। तो यही उसने एंट्री पास कर दी। कह रहा है कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज 20% ऑफ 64,000। मनीष अकाउंट इज डेबिटेड फॉर रिमेनिंग 80% अमाउंट ड्यू फ्रॉम मी, दैट इज 151200। ठीक है जी। 51200 से वो डेबिट के रूप में खड़ा रह जाएगा। बस ये यही कह रहा है, वो रिपीटिशन कर रहा है मेरे वाली बात की। हम्म। देखिए जी, 1 घंटा 5 मिनट के करीब वक्त हो चुका है, और इसकी इलिस्ट्रेशन मैं ना आपको अगले लेक्चर में ही कवर करता हूँ। 1 घंटे का लेक्चर काफ़ी होगा मेरी समझ में। आप इसके डिस्काउंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करने में आपको और अच्छा लगेगा जब ये आप डिस्काउंट के इलिस्ट्रेशन ही हैं ये। ठीक है जी। डिस्काउंट और बेड डेट्स के इलिस्ट्रेशन मिक्स हैं, उस वक्त मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल इस चैप्टर को अच्छे से देखिए। डिस्काउंट, रिबेट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तीनों को एक साथ कवर कीजिएगा, अलग अलग कवर मत कीजिएगा। ठीक है जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अलग कल अगली क्लास में।